अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को 26 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाने के लिए इस वीडियो को लेकर हाजिर हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और सभी प्यारे बच्चों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि इस बार 2021 के अंदर ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, और गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई जितनी भी अहम बातें हैं, वो जो पॉइंट आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, वो बातें आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अलग अलग तरीके से, विस्तार से। तो आगे बढ़ता हूं, मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाऊं। तो कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या था? हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया? तो इसका सही आंसर था फतेहाबाद, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक था हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा के किस जिले के प्रोफेसर डॉक्टर जय भगवान गोयल को केंद्र सरकार की तरफ से पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर जय भगवान गोयल, और ये रहने वाले हैं कुरुक्षेत्र के, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे वास्तव में तो ये रहने वाले मूल रूप से छछरौली के हैं, जो कि यमुनानगर में पड़ता है, लेकिन अभी वर्तमान में इनका निवास स्थान है कुरुक्षेत्र का, तो हम कुरुक्षेत्र ही कहेंगे। और दूसरी बात है सर, इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, उस दिशा के अंदर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, इस वजह से ही जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये बेसिकली रिटायर्ड हो चुके हैं। कहां से हुए हैं? केयूके यूनिवर्सिटी से हुए हैं, जहां के हिंदी विभाग में डीन थे ये। अब आपके मन में ये तो आ ही रहा होगा कि सर ये पद्मश्री पुरस्कार जो है ना, ये बेसिकली मतलब कितने टाइप का पुरस्कार होता है, हमें ये जानना जरूरी होगा। पहले तो देखो, भारत में अगर नागरिक सेवाओं के लिए दिए जाते हैं तो 4 मेन अवार्ड दिए जाते हैं। एक नंबर पे आपका भारत रत्न होता है, ठीक है ना, भारत रत्न। इससे बड़ा सम्मान भारत के अंदर जो है ना वो नहीं है भारत रत्न से ऊपर। अच्छा जी, नागरिक सेवाओं में भारत रत्न दिया जाता है, तो सर इस भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? इस अवार्ड की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 1954 के अंदर, ठीक है। लास्ट मतलब ये कब दिया है? अभी लास्ट 2019 में दिया है। 2019 के बाद में अब तक ये नहीं मिला। सर 2019 में किन किन को मिला था? तो 2019 में एक तो मिला था बेटा ये नानाजी देशमुख को मिला था, ठीक है, मरने के बाद मिला था, जिनको इंग्लिश में हम पोस्टुमस कहा करते हैं। और दूसरे जो मिला था वो मिला था भूपेन हजारिका को। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं के नाम पे एक लोहित नदी पे पुल पड़ता है, भूपेन हजारिका। और भूपेन हजारिका जो है इनको भी पोस्थुमस अवार्ड मिला था, यानी कि मरणोपरांत मिला था। और तीसरा जो मिला था वो मिला था प्रणब मुखर्जी को, ठीक है ना। अब ये प्रणब मुखर्जी वर्तमान में तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब इनको ये अवार्ड मिला था तब तो ये इस दुनिया में थे, और ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। अब नानाजी देशमुख को क्यों मिला? क्योंकि इनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा था, 50 साल से भी ज्यादा का था तकरीबन। इनका भी राजनीतिक करियर की वजह से या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान देने की वजह से। भूपेन हजारिका इनको आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में योगदान देने की वजह से। तो मैक्सिमम 3 ही लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है, और ये एक को भी दिया जा सकता है, पर मैक्सिमम 3 है, 3 से ज्यादा नहीं है। और 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न जो पुरस्कार है ना, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये होता है पीपल के पत्ते का आकार का, ठीक है ना। जैसे पीपल का पत्ता सा होता है ना आपका, इस टाइप का सा, ठीक है ना, इस टाइप के आकार का सा होता है ये। और ये बेसिकली कांस्य धातु का बना होता है, और मतलब कांस्य होता है, प्लैटिनम से इसके ऊपर जो है ना वो छवि रहती है थोड़ी थोड़ी। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर वो मुंडको उपनिषद से लिया गया एक वाक्य है जिसका नाम है क्या? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते इसी के ऊपर लिखा होता है वो मुंडको उपनिषद से। और ये भारत रत्न जो है ये पहली बार अलंकृत किए गए थे, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर विस्तार से बताने की कोशिश करूं कि अलंकृत किए गए किसको, तो इसकी स्थापना तो 2 जनवरी 1954 को होगी थी। भारत में उस टाइम के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। और इस सम्मान का नाम भी जो है, इस नाम की पदवी वगैरह जो है, कोई भी पदवी पे, कोई भी यूं कहिए किसी भी क्षेत्र में अगर विशिष्ट योगदान दिया है, कोई भी का मतलब सर जी जैसे विज्ञान में दे दिया, या मान लेते हैं सार्वजनिक सेवा में दे दिया, या मान लेते हैं खेल में दे दिया, या मान लेते हैं कला में दे दिया, या मान लेते हैं साहित्य में दे दिया, तो किसी भी क्षेत्र में अगर बेस्ट योगदान दिया है तो ये अवार्ड जो है वो
वो दिया जाता है। पहली बार ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनको अलंकृत किया गया था, ठीक है, जो कि शिक्षक के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान भी दिया था। एक बात और याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो कि गैर राजनीतिक रूप में जाने जाते हैं। ये अभी तक टोटल तकरीबन 2019 तक की बात करता हूं तो ये 48 अलंकृत हो चुके हैं, या कुल अलंकरण 48 ही है इनका। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब ये तो हो गया नंबर 1 का। अब इसके नीचे 3 और आते हैं। अब इसके नीचे 3 कौन से आते हैं भाई? इसके नीचे एक आता है पद्म विभूषण आता है, ठीक है, पद्म विभूषण आता है। उससे नीचे कौन सा आता है? उससे नीचे आता है पद्म भूषण आता है, ठीक है, और उससे नीचे कौन सा आता है? उससे नीचे आता है फिर ये पद्म श्री। तो चौथा एक सिविलियन अवार्ड कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हैं। और इसके बाद में भारत रत्न जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ था, उसके बाद में हुआ था उनके राजनीतिक जीवन की वजह से। सचिन तेंदुलकर वाला जरूर याद कर सकते हो आप लोग। अभी रिसेंटली जो है यह पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, किनको? डॉक्टर जय भगवान गोयल को। इतनी बातें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। अब जिक्र करना है हमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का भी। तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करने से पहले ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी डीन रह चुके थे। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 के दौरान हुई है। अभी वर्तमान में इसके वीसी का नाम है SN सचदेवा। और इस जो जिले की बात करता हूं तो यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो है बिड़ला मंदिर, बहुत फेमस है यहां का। एक यहाँ पे ज्योतिसर सरोवर है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि कुरुक्षेत्र में जो है इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा युद्ध हुआ है, जो कि आपको याद होगा, महाभारत का युद्ध, जो कि 18 दिनों तक चला था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र ही वो जगह है हरियाणा की सबसे पहली जगह जहां पे जो है ना जमीन खोद के सबसे पहली बार खेती की गई थी। खेती सबसे पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र से शुरू हुई है। 48 कोस भूमि को जो है सबसे पहले खोदा गया था, और ये 48 कोस भूमि को खोद के यहाँ पे खेती हुई थी। इसी 48 कोस भूमि को ही कुरु भूमि के रूप में भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र। इसी वजह से ही इसका नाम फिर पड़ गया बाद में। कुरु कौरव और पांडवों द्वारा जो है ना इसको बेसिकली स्टार्टिंग में यहाँ पे उपज के लिए या जमीन जोताई के लिए काम किया गया था यहाँ पे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ की कि कुरुक्षेत्र का इलाका भारत में आर्यों का आरंभिक दौर है, यूं कहिएगा सबसे पहले आर्य यहीं पे ही आके बसे थे तकरीबन 1500 ईसा पूर्व के अंदर। महाभारत की कथाओं से तो जुड़ा हुआ है ही है, इसी वजह से इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। राजा हर्ष की राजधानी भी बहुत फेमस रही है 606 से 647 तक के दौरान। अभी रिसेंट का करंट अफेयर आपको बताता हूं तो 17 से लेके 25 दिसंबर 2020 के बीच में यहां पे गीता जयंती महोत्सव का आयोजित किया गया था, और यहां पे कुरुक्षेत्र प्रसादम नाम का एक विशेष जो प्रसाद है वो भी बांटा गया था। जैसे सालासर का चूरमा फेमस है, ऐसे ही करके कुरुक्षेत्र का प्रसादम या कुरुक्षेत्र प्रसादम इसी बार जो है वो फेमस किया गया था। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक बात और याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के बाद में ही जो रानी रामपाल है उन्हीं को भी आप लोग याद रखिएगा, हॉकी प्लेयर है, बहुत ही फेमस प्लेयर है, ये भी याद कर सकते हो आप। स्थानेश्वर महादेव मंदिर तो यहाँ का है ही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब देखो पद्मश्री पुरस्कार अगेन मैं कहूंगा कि ये 4th नंबर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहलवान कौन से हैं जिनको चुना गया है? इनका नाम है प्यारे बच्चों वीरेंद्र सिंह, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वीरेंद्र सिंह को चुना गया है पहलवान जो कि पद्मश्री पुरस्कार अभी प्राप्त करेंगे। अच्छा, चुना गया होगा तो यकीनन कोई ना कोई काम किया होगा इन्होंने। तो ये 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और ये देश के पहले पैरा एथलीट हैं जो कि 4 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। उन 4 बार में से 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये गूंगे पहलवान हैं, मतलब जो है ये बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से जो है ना इन्हीं को गूंगा पहलवान कहा जाता है। और ये रहने वाले हरियाणा में कहाँ के हैं? ये हरियाणा में झज्जर के सासरौली गांव के रहने वाले हैं।
और सर इनको ये अवार्ड मिलेगा कब? तो ये इनको मिलेगा फरवरी महीने के अंदर मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार, ये बात याद रखिएगा। चलिएगा इनका दीदार कर लीजिएगा। ये हैं वीरेंद्र सिंह, जिनको मिलने जा रहा है देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसका नाम है पद्मश्री पुरस्कार। ये झज्जर के रहने वाले हैं और झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है हरियाणा के अंदर। आगे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की घोषणा हुई थी और उसके बाद ही पुलिस के लिए, स्पेशली पुलिस के लिए, जो कि पुलिस के क्षेत्र में या यूं कहिएगा अपने ड्यूटी के दौरान जो विशिष्ट सेवा देता है, उनके लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक की शुरुआत कर दी गई थी 1 मार्च को। 1 मार्च 1951 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी और यह कहा गया कि हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन भी अधिकारियों ने विशिष्ट सेवा दी है। और यह राष्ट्रपति ने ही स्थापित किया था, राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है ये सम्मानित किया जाता है। अब ये 2 अधिकारी कौन से हैं सर? एक अधिकारी का नाम है नवदीप सिंह विर्क और एक अधिकारी का नाम है संदीप खिरवार। जो नवदीप सिंह विर्क है ये है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है कानून एवं व्यवस्था हरियाणा के, और दूसरे हैं रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार। इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये है नवदीप जी, ये है संदीप जी। तो इन दोनों को आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं भी प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो इससे ही जुड़ा हुआ है, वो तो था राष्ट्रपति पुलिस पदक और ये केवल अवार्ड है पुलिस पदक। तो अब हमसे पूछा यह है कि हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारी हैं जिनको पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों क्या? 12 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा पुलिस पदक सम्मान से। अब सर पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित तो किया जाएगा, अब ये पुलिस पदक सम्मान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी भी स्थापना प्यारे बच्चों उसी के साथ हुई थी, 1 मार्च 1951 को ही इसकी जो है वो स्थापना हुई थी, एक ही साथ स्थापना हुई थी। किस लिए दिया जाता है जी? वही बात है कि जिसने जो है वीरता में काम किया है, या यूं कहिएगा जिसने अपने देश के लिए जो है कुछ काम किया, या यूं कहिएगा एग्जाम्पल से अभी फॉर एग्जाम्पल कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था और कोरोना टाइम पीरियड में जिसने विशिष्ट सेवा दी है अपनी जान जोखिम डाल के, जिस टाइम पे कोरोना का सुपर स्प्रेडिंग चल रही थी उस दौरान भी इन्होंने ड्यूटी दी है जब हम लोग घरों में कैद थे, लेकिन ये जो है इस भीड़ भाड़ के इलाके में भी काम कर रहे थे। तो ऐसी सेवाओं के लिए ये विशिष्ट सेवाएं कहलाती है, ये यूं कहिएगा अद्भुत सेवाएं कहलाती है। इन्हीं के लिए जो है पुलिस पदक सम्मान से जो है सम्मानित किया जा रहा है 12 पुलिस अधिकारियों को। और इन 12 का नाम भी आप लोगों को बता देता हूं। एक है अंग्रेज सिंह जो कि नारनौल हेडक्वार्टर से हैं, एक है अरुण देसवाल जो कि मधुबन से है, सुरेश कुमार रोहतक से हैं, कुलविंदर सिंह है, एक हरदेव सिंह है, एक है जोगिंदर सिंह है, एक अमित कुमार जी है, एक है परवीन कुमार जी जो कि चरखी दादरी से हैं, एक दीपक कुमार जी है, एक करनाल से है, दीदार सिंह है ये पंचकुला से है, हरीश कुमार पंचकुला से है, जोगिंदर सिंह अंबाला से हैं। और ये होता है पुलिस पदक सम्मान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले के सोनू अहलावत को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अब यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होगा। सोनू अहलावत, बेसिकली इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा कहीं ना कहीं कि इन्होंने आतंकियों को मार गिराया होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने रिसेंटली जो है ना 58 आतंकियों को मारा है, ठीक है ना। और मुठभेड़ के दौरान कहां पे? इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर। और इसी बहुत ही बड़े काम के लिए जो है ना इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और ये रहने वाले हैं जींद जिले के, ये भी बात याद रखिएगा। सर कब सम्मानित किया जाएगा इनको किया जाएगा आज ही के दिन, यानी कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पे इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ही ऐसा किया है, इससे पहले भी जो है ना जो आतंकियों के खिलाफ टोटल जो हमारी इंडियन आर्मी के बेसिकली जो ऑपरेशन रहते हैं 22 ऑपरेशन, उन 22 ऑपरेशन में जो है ये शामिल रह चुके हैं ये। और इनको राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ये सम्मान देंगे।
एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि हमारी जो आर्मी है, आर्मी के अभी वर्तमान में 28वें सेना अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम आपको याद रखना है मनोज मुकुंद नरवाने, एम नरवाने के नाम से जो है ये पुकारे जाते हैं। अच्छा सर, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले 27वें सेना अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बिपिन रावत। अब सर आप इनसे पहले वाले क्यों पढ़ा रहे हो? इनसे पहले वाले पढ़ाने का कारण है क्योंकि ये भारत के पहले सीडीएस बन चुके हैं और ये सीडीएस पोस्ट भारत में पहली बार आई थी। कब ये आई थी? 1 जनवरी 2020 को आई थी। और सीडीएस का मतलब क्या होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ होता है, मतलब तीनों सेनाओं के ऊपर। अब सर ये क्या बात कह दी आपने? चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूं। हुआ क्या था प्यारे बच्चों, 1999 का एक कारगिल का युद्ध था। ठीक है, 1999 का कारगिल का युद्ध था। नो डाउट हम जीते थे। ये हम जीते कब थे सर? हम जीते थे प्यारे बच्चों 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को हम जीते थे। 26 जुलाई 1999 को जीते थे और इसी वजह से 26 जुलाई को हम लोग क्या कहते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, कारगिल विजय दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाया करते हैं। कारगिल क्या है सर? कारगिल एक जगह है J&K की, जहां पे बेसिकली युद्ध लड़ा गया था ये। तो ठीक है, अच्छा तो हुआ क्या, वो युद्ध जीत तो गए, लेकिन हमारे भारत में एक तो है आर्मी है, एक है भारत के अंदर नेवी है और एक है भारत के अंदर एयरफोर्स है। ये तीनों सेवाएं हैं, मतलब 3 सेना है भारत के अंदर जो सेवा देती है। अब इन तीनों सेवाओं का एक प्रकार से या तीनों सेनाओं का एक प्रकार से तालमेल नहीं था उस टाइम पे, और यह देखा गया कि इनके तालमेल ना होने की वजह से, इन तीनों सेनाओं के सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से इस युद्ध में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत खर्चा लगा था हमारा और भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो भाई क्या हुआ कि एनालाइज तो करते ही हैं युद्ध के बाद में, तो ये उस टाइम से एक पद की मांग उठी कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि भारत में सीडीएस बन जाए, यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ बन जाए, और कोशिश ये की जाए कि इन तीनों के ऊपर होए। अब सर सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं था? आर्मी को कहा तो आर्मी अपने घर में चौधरी है, वो नेवी की बात क्यों माने? एयरफोर्स की बात क्यों माने? एयरफोर्स अपने घर में चौधरी है, वो आर्मी की नेवी की बात क्यों माने? और नेवी भी चौधरी है तो नेवी आर्मी और एयरफोर्स की क्यों बात माने? इसलिए इन तीनों को एक ही ऑर्डर और एक ही बात पे तीनों काम करे, भविष्य में ऐसा कोई युद्ध हो तो दिक्कत ना आए, इसलिए सीडीएस बना दिया गया, चीफ डिफेंस स्टाफ। और ये पोस्ट भारत में आती है कब? 1 जनवरी 2020 को ये पोस्ट आई थी भारत में पहली बार, और इस पोस्ट पे पहले हमारे भारत के सीडीएस बने हैं कौन से? 27वें सेनाध्यक्ष रह चुके हैं और इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। तो सोनू अहलावत है, इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कहां के हैं भाई? जींद के हैं, याद कर लेना। और जींद के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात आपको कर लेनी चाहिए। ये है सोनू अहलावत। जींद जो है इसको महाभारत काल से जैंतापुरी के नाम से पुकारा जाता है, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बाद में समय के साथ साथ क्या हुआ कि जैंतापुरी का नाम बदल के जींद हो गया। जींद को हरियाणा का मिल्क हाउस भी कहते हैं, मिल्क का पावर हाउस भी कहा जाता है इसको। जींद को हरियाणा का जो है वो हार्ट के रूप में भी पुकारा जाता है। जब हरियाणा की स्थापना हुई थी तो सबसे छोटा यही था। और जींद के अंदर बेसिकली सफेदा बहुत होता है, ये भी आप याद रखिएगा, जिसको यूकेलिप्टस वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। और जींद जिले का ही एक गांव है जिस गांव का नाम है बीबीपुर। ठीक है, अब ये बीबीपुर गांव जो है ना, यहाँ के पूर्व सरपंच है जिनका नाम दुनिया का सबसे सुंदर नाम से जाना जा सकता है, सुनील जागलान। अब सुनील जागलान जो है ना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके घर में बेटियां हैं उनके घर के आगे प्लेटें भी लगा दी गई है। ठीक है ना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा ब्रांड एम्बेसडर का काम भी एक काम कर रहे हैं। ठीक है, और सेल्फी विद डॉटर एक अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है। अवनी अग्रवाल जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई है, एक छोटी सी लड़की। दूसरी बात, बीबीपुर गांव जींद जिले का वो गांव है जिसमें हरियाणा में पहली बार जो है ना वो ग्राम पंचायत ई ग्राम पंचायत बनी थी। ये भी बात आप याद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2020 की फसलों की खरीद पर कितनी राशि दी गई है? खरीफ सीजन की फसल पे जो है हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? 17,000 करोड़, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। ऑफिशियली सरकार ने कहा है कि भाई 9.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो डाली गई है।
अब जिक्र ये करना है कि सर ये खरीफ फसल क्या होती है। देखो दो तीन प्रकार की फसलें होती है बेटा। एक तो फसल होती है रबी की होती है, एक फसल होती है बेटा आपकी खरीफ की फसल होती है, ठीक है। और एक फसल जो होती है आपकी वो होती है जायद की फसल होती है, जायद। अब खरीफ जो होती है वो तकरीबन बोई कब जाती है, ये बोई जाती है अक्टूबर के दौरान, ठीक है ना। अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है ये बोई जाती है। और इसे काटा जाता है कब भाई, इसे काटा जाता है मार्च और अप्रैल के दौरान। खरीफ की फसल जो है ये जून और जुलाई के दौरान तो जो है वो बोई जाती है, और काटा जाता है इसे कब भाई, इसे काटा जाता है सितंबर से और अक्टूबर के दौरान जो है इसको काट लिया जाएगा। अब जो जायद की फसल है ना, ये जो टाइम पीरियड बच गया, जैसे मार्च अप्रैल से लेके जून का महीना बच गया, तो बेसिकली रबी और खरीफ की के बीच का जो टाइम है ना आपका, रबी और खरीफ के बीच का टाइम है, इन दोनों के बीच के टाइम की फसल को जायद ही कहते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दीजिएगा जी, जैसे रबी की बात करता हूं तो रबी आपकी फसल कौन सी है, गेहूं की फसल जो है वो रबी की है। सरसों आप कह सकते हो, ठीक है ना। अभी टाइम चल रहा तो आपने इसी फसल को देखा होगा। इस रबी को मैंने यूं याद कर रखा है, रबी को रम से याद कर रखा है मैंने, ठीक है। रम पीने की जरूरत सर्दियों में पड़ती है, ठीक है। अब लड़कियों को तो इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लड़कियां तो दारू वारू पी लेती है। लड़कों को इतना नहीं पता विचारों को, क्योंकि लड़के दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इनका ही पता है, दारू का नहीं पता। हाँ, लड़कियों को पता है कि माल्टा क्या होती है, जगाधरी क्या होती है, रम क्या होती है, तो लड़कियां समझ रही होंगी इस बात को। तो लड़का जो भी है पढ़ रहा है इस वीडियो को, उनको मैं समझा देता हूं बेटा। रम एक प्रकार की दारू होती है और बहुत हानिकारक होती है बेटा, ठीक है। आप नहीं पीना, लड़कियों को पीने देना, ठीक है। चलिए, तो अच्छा रम की बात कर रहा हूं मैं, तो रम है, रम रबी, रम रबी ऐसे याद कर लेना आप लोग। और सर्दियों में है गेहूं है, सरसों है, अच्छा चना भी तो हो ही सकता है बेटा, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो आप। खरीफ की बात करूं अगर मैं, तो खरीफ जो है ना आपकी कौन सी है, कपास जो है, कपास फसल खरीफ की है, याद करना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा कौन सी फसल हो सकती है, कपास के अलावा धान, जिसको आप लोग चावल कहते हैं, ठीक है ना। गन्ना, गन्ना हालांकि पूरे साल की फसल है, लेकिन बोया खरीफ के दौरान ही जाता है। मक्का, मक्का भी आपका जो है खरीफ का ही है, लेकिन जायद का भी कहलाता है, क्योंकि 2-2.5 महीने में पक्के तैयार हो जाता है। जैसे आप अगस्त के दौरान भुट्टा वगैरह आ ही जाता है रेडियो में। अब जायद में कौन से आती है जी, ठीक है, जायद में आते हैं आपके, एक तो तरबूज आता है, ठीक है, तरबूज, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, काकड़ी आती है। ये जो फसल है ये जायद की आती है आपकी। मूंग तिल भी आप लोग कह सकते हो, थोड़े टाइम में पक जाते हैं ये। तो आप लोग ये डिटेल याद कर लेना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा के किस जिले की नेहा को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पोलैंड का टिकट मिला है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पोलैंड का टिकट जो है वो किसको मिला है भाई, ये कौन से जिले की बेटी है, ये जो रहने वाली है, ये झज्जर जिले की जो है ना ये बेटी है, याद कर लेना आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको जो है ना पिछले साल राष्ट्रपति बाल शक्ति पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ही जो है नेहा पिलानिया को सम्मानित किया था। और ये झज्जर के खानपुर खुर्द गांव की रहने वाली हैं, ठीक है। इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग के लिए पोलैंड का टिकट मिला है। पोलैंड की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, पोलैंड की राजधानी है प्यारे बच्चे वर्साव, ठीक है। ये बेसिकली पोलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला एक छोटा सा देश है, ठीक है। और इसके अंदर 16 एडमिनिस्ट्रेटिव है। और दूसरी बात है कि पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है आंद्रेज डूडा, ठीक है। आंद्रेज डूडा जो है वो पोलैंड के प्रेसिडेंट है, ये भी बात आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ का डायलिंग कोड भी आप लोग याद कर सकते हैं, +48 है। यहाँ की करेंसी भी आप याद कर सकते हैं, पोलिश जोलेटी, पोलिश जोलेटी जो है वो यहाँ की करेंसी है। ये एरिया बहुत ज्यादा नहीं है पोलैंड का, एरिया तकरीबन कितना है, 312696 जो है इसका तकरीबन एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर्स में ये एरिया है इसका। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रख लेनी है। इस बेटी को जो है, झज्जर की बेटी है, इनको जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पोलैंड का टिकट मिल चुका है ये, तो ये बात आप लोग याद कर सकते हैं। और अच्छा, पिछले साल इनको अवार्ड कब मिला था, तो जनवरी के अंदर मिला था, जनवरी 2020 में मिला था। 22 जनवरी 2020 को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस पुरस्कार से, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा था ये, ठीक है। उसके अलावा 2018 में पोलैंड में जो है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, जर्मनी जून 2019 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर अवार्ड जीत चुकी हैं ये, ठीक है। इसके अलावा 2019 में यूएई में आयोजित हुआ था जूनियर वुमेन एशियन चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। तो काफी सारे इनके नाम यूं कहिएगा आपके अवार्ड शामिल है या उपलब्धियां शामिल है भाई।
अच्छा, झज्जर की तो बात कर ही लेते हैं हम लोग। हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये पड़ता है यहाँ पे, ये रहा। अब झज्जर जो है ये भी घिरा हुआ है चारों तरफ से। अच्छा, घिरा हुआ तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये दिल्ली के जरूर टच करता है भाई। तो हमारे दो ही ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी से नहीं लगते, तो वो तो रोहतक है और एक चरखी दादरी है। अच्छा, झज्जर की स्थापना छज्जू नाम के एक जाट ने की थी, इसी वजह से इसको पहले छज्जू नगर के नाम से ही पुकारा जाता था। हाँ, एक बात और भी फेमस है यहाँ की झज्जरी, बहुत झज्जरी यानी कि सुराही, और इस वजह से भी नाम इसका झज्जर पड़ गया। यहाँ के दो मुख्य शहर है, एक तो बहादुरगढ़ है और एक बेरी है। इस बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों ने की थी। पहले बहादुरगढ़ को हालांकि सराफाबाद के नाम से भी जाना करते थे। एक फेमस बात है यहाँ की भीमेश्वरी मंदिर, बहुत फेमस है यहाँ का। एक बात और याद रखिएगा, झज्जर को ही शहीदों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी बात आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ के बहुत सारे परिवार जो है वो सेना में जा चुके हैं। आप एक कमेंट में बताइए कि भारत के कौन से थल सेना अध्यक्ष थे जो कि झज्जर से ही बिलोंग रखते थे। आपको अगर उनका नाम याद आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, रिसेंट की ही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत की बजाय किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे, उनके द्वारा फहराया जाएगा। तो पानीपत की बजाय, देखो पहले इनका प्रोग्राम पानीपत का था, लेकिन अब जो है इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और प्रोग्राम कैंसिल करके ये ले गए पंचकुला में। भाई मनमर्जी की सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो सर पानीपत में कौन फहराएगा? पानीपत में फहराएंगे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है? विजय वर्धन है, ये याद रखिएगा। और पंचकुला के अंदर फहराएंगे कौन भाई? हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा मनोहर लाल खट्टर जी, इनके माथे पे बिंदी तो मैंने लगा ही दी है जी। अब बात ये कर लेते हैं हम लोग क्या कि पंचकुला जो है कहां पड़ता है। ये रहा पंचकुला भाई, हरियाणा में। और पंचकुला जो है ना, इसकी सीमा टच हो रही है किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से हो रही है। पंचकुला का मतलब है, पंच मतलब पांच होता है, कुला मतलब नहर होती है, जिसका मतलब है 5 नहरों का शहर। और इस शहर की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। पंचकुला में एक पहाड़ी पड़ती है जिस पहाड़ी का नाम है मोरनी पहाड़ी, ठीक है ना, मोरनी पहाड़ी। और ये मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करहो चोटी। और ये करहो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है, याद रखिएगा। एक झील बहुत फेमस है, टिक्कर ताल झील, पेपर में पूछी जा चुकी है कई बार। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी कहां पे है? पंचकुला में। पंचकुला के अंदर ही पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है। पंचकुला में ही गिर प्रजनन केंद्र है जिसकी स्थापना 1992-93 में हुई। पंचकुला में गिद्ध यानी कि वल्चर्स, अब ये याद रखिएगा, गिद्ध जो होते हैं ये बेसिकली एक नेचर प्यूरिफायर कहलाते हैं और ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे डाइक्लोविन प्लस एक दवाई है उस वजह से, ठीक है ना, एस्प्रिन एक दवाई है उस वजह से भी जो है ये धीरे धीरे इनकी किडनी जो है वो खराब हो रही है, ये खत्म होते जा रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाते तो यूं कहिएगा बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ जाएंगे हमारे इस पूरे वातावरण में। कैसे सर? कोई जीव मर जाता है तो उस मरे हुए जीव को ये तुरंत खा जाते हैं, और ये खा जाते हैं इसका मतलब है कि अगर वो मरा पड़ा रहता तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पनपते, तो ये पहले ही उसको साफ कर चुके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। इस पे भी रिसेंटली पंचकुला के अंदर संरक्षण संस्थान के लिए चुना गया है पंचकुला को। वैसे हरियाणा में पंचकुला के अंदर गिद्ध प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी, ये याद कर सकते हो आप लोग। हरियाणा में साहित्य अकादमी है ना, उन सभी का ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर कहां पे है? पंचकुला में। जैसे हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो कहां पे है? पंचकुला में। अध्यक्ष कौन है? हमारे जो श्रीमान खट्टर साहब है यही है, ठीक है। लेकिन उसके चेयरपर्सन कौन है? तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा है, वो भी बात आप याद कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा जो है ना, वो देश का कौन सा राज्य जो है वो बना है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो देखो, जब ये घोषणा की गई थी तब तो मैंने आपको बताया था, और अब ये लागू हो चुका है और ये हरियाणा इसका पहला ही राज्य बना है, याद रखिएगा। सर ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? ईआरपी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या होती है सर? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है, मैनेज करता है बिजनेस को डे बाय डे, जो कि हर रोज का बिजनेस होता है उसको मैनेज करने में काम आता है।
डे बाय डे बिजनेस की एक्टिविटीज, जैसे मैनेजमेंट, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि कोई भी सप्लाई चेन, उन सभी को मैनेज करने के लिए ये ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और ये ईआरपी सॉफ्टवेयर से होगा क्या सर, जितने भी हरियाणा के अंदर विज्ञापन एजेंसी है उनका भुगतान अब ऑनलाइन होगा। पहले ऑफलाइन होता था तो बहुत लंबे टाइम तक जो है ना उनकी पड़ी रहती थी पेमेंट पेंडिंग, लेकिन अब जो है 28 से 30 दिनों के अंदर अंदर ही जो है ना वो बिल का भुगतान हो जाएगा इस ईआरपी सॉफ्टवेयर से। ये सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य है पूरे भारत में। इससे और क्या क्या चीजें कनेक्ट हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, डैशबोर्ड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इससे कनेक्ट कर सकते हो आप, परचेजिंग इससे कनेक्ट हो सकती है, कस्टमर वेब पोर्टल्स हो सकता है, सेल्स वगैरह इससे कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम प्रोजेक्ट्स है, ये सारे ही ईआरपी के तहत आते हैं, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के तहत आते हैं ये। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा बेटा कि हरियाणा के किस जिले में जियोग्राफिक इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं जीआईएस, ठीक है ना, तो जीआईएस सिस्टम जो है ना ये हरियाणा के अंदर कहां पे जो है वो स्टेबल किया जा रहा है। तो जीआईएस सिस्टम जो है ना ये हरियाणा के फरीदाबाद में जो है लगाया जा रहा है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत हम हमारी पूरी लोकेशन को जो है वो जान सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से क्या हुआ कि कितनी जमीन खाली पड़ी है, बेसिकली कितनी जमीन किसके कब्जे में आती है, ज्योग्राफिकल रेफरेंस चेक कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं हम लोग, उसका पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा अटैच जो है वो कर सकते हैं, यूनिक लोकेशन को भी पहचान सकते हैं, हो सकता है लोकेशन काफी टाइम से खाली पड़ी हो, तो ये सारा काम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से जो है ना किया जा सकता है बेसिकली। और ऐसा सिस्टम अब जो है ना फरीदाबाद के अंदर। अच्छा सर क्यों किया फरीदाबाद में? तो फरीदाबाद में करने का सीधा सा कारण है, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड ऑफिस ने किया है और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और आगे तो कोशिश की जाए कि ऐसी जगह जो हमें पता ही नहीं है या कब्जे में है तो उसको भी थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया जाए। भाई कहां पे कितनी जमीन खाली पड़ी है, कितनी जमीन पे अवैध कब्जा है, ये सरकार को तो जानकारी होनी चाहिए ना, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड डेटा पता होना चाहिए, बिल्डिंग्स का डेटा पता होना चाहिए, गली कितनी है ये पता होना चाहिए, कितनी जगहों पे वेजिटेशन है यानी कि फॉरेस्ट कितनी जगहों पे है ये पता लगाना है। तो ये सारा काम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन अब ये करेगा कौन सर? तो ये करने वाला है हरसेक। हरसेक यानी कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर करेगा। ये करेगा, पूरी संपत्ति का डेटा लेगा, ये ऑनलाइन फीड करेगा। ये क्या सर इससे पहले हरियाणा में और कहीं है? बिल्कुल है। कहां पे है भाई? गुरुग्राम में है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। हरसेक कर रहा है तो हरसेक जो है इसका सेंटर कहां पे है? इसका सेंटर हिसार डिस्ट्रिक्ट के एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। अच्छा फरीदाबाद की बात करो, फरीदाबाद को 1607 में शेख फरीद ने बसाया था। बाबा फरीद भी इनको पुकारा जाता था। बाबा फरीद कौन थे सर? तो बाबा फरीद एक सूफी संत थे और बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। जहांगीर कौन है? जहांगीर मुगल काल में याद रखिएगा, जो कि पहले यूं कहिएगा विदेशियों को लाइसेंस देने वाले यही थे। थॉमस रो वगैरह को इन्होंने लाइसेंस दिया था, पढ़ा होगा आपने। अकबर के बेटे थे और जहांगीर को ही शेखू बाबा के नाम से भी पुकारा करते थे या सलीम भी कहा करते थे इन्हें, ठीक है, प्यार से। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार रिपीट होते हैं। अच्छा जो फरीदाबाद है ना ये राजदूत बाइक के लिए बहुत ही फेमस रहा है। यहाँ पे राजदूत बाइक बहुत बना करती थी। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है राजदूत मोटरसाइकिल के अलावा कि यहाँ पे ना ट्रैक्टर उद्योग भी बहुत फेमस है। जैसे एस्कॉर्ट कंपनी का ट्रैक्टर उद्योग बहुत फेमस है। वैसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी ही कहलाती है फरीदाबाद, तो ये भी बात याद कर सकते हैं। पहले ये गुरुग्राम जिले का हिस्सा था, लेकिन 15 अगस्त 1979 को इसको एक अलग जिला बना दिया। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी फरीदाबाद ही कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग ऑप्शंस में हिसार है, अंबाला है, पंचकुला है, पलवल है। विस्तार से बताइए पहले 3 कौन से हैं ये बताइए। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।